प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर भी चला जा सकता है और अभिलंब के नजदीक भी आने की चेष्टा करता है। यह निर्भर करता है कि वह सघन से विरल में जा रहा है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। माध्यम सघन है या विरल है, यह उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। स्टूडेंट, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ते हैं तो हमें वो काफी बड़े और विजिबल दिखाई देते हैं ताकि हम लोग आसानी से उसको पढ़ सकें। या फिर किसी का आंख खराब हो जाता है अर्थात दूरी या नजदीकी में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसके लिए लेंस का व्यवहार करते हैं और वो जो वस्तु को वो व्यक्ति नहीं देख पाता था उस वस्तु को वो आसानी से देख पाता है उस लेंस के कारण। या फिर अगर मेडिकल टर्म में हम लोग जाते हैं तो छोटे छोटे जीवाणुओं, अमीबा, इन सब चीजों को, छोटे छोटे कीटाणुओं, जीवाणुओं को या विषाणुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वो माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? या जितने भी अभी जो साइंस जो है काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है ना, हम लोग मंगल ग्रह पे जीवन का परिकल्पना करते हैं तो मंगल ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोग पहले तस्वीर देखें, उसके बाद वहां पे जाने का कोशिश किए। तो ये जो तस्वीर जो है हम लोग प्राप्त करते उतनी दूरी पर स्थित किसी वस्तु का, तो वो टेलीस्कोप के द्वारा, है ना। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें एक और प्रोसेस भी लागू होता है, जैसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है, परंतु उनके अलावे जितने भी हम लोग अभी फिनोमेना देखें, जितने भी एक्टिविटी देखें, ये सारे के सारे रिफ्रैक्शन पे आधारित होते हैं अर्थात अपवर्तन पे। प्रकाश के अपवर्तन से ही इन सारे एक्टिविटी को किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब ये माध्यम क्या है? देखिए, माध्यम ऑप्टिकल मीडियम हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में ही समझा था। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजर सके उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और यहाँ पे जो भी मीडियम की बात की जाएगी वो प्रकाशीय माध्यम की ही बात की जाएगी। तो प्रकाश जब एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाता है, गमन करता है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। और अगर समान माध्यम में गमन करता है तो सरल रेखा में गमन करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करते हुए जाता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है तो वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है और वो ट्रेवल करता है। अच्छा, एक चीज होता है, ट्रेवल करने के लिए हमको ऑप्टिकल मीडियम में ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, ओपेक मीडियम नहीं चाहिए। ओपेक मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल कर पाएगा लाइट। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ के गति करना या गुजर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसको लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में।
बेंडिंग of light to pass from one medium to another medium is called refraction of लाइट। प्रकाश का हिंदी लिख लेंगे, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने के दौरान अपने पथ से मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे यहां पे देखिए, ये एक माध्यम है, ना, इसको मान लेते हम लोग, ये मीडियम 2 है। और यहां पे देखिए मीडियम 1, ये प्लेन है, ठीक है। और इसके बीच बीच एक नॉर्मल हम लोग खींच लेते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्मल, मतलब अभिलंब, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, क्या है ये, आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु है। अब देखिए हम लोग ऐसे, देखिए माध्यम को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो इस प्रकार से कि एक माध्यम विरल होगा और दूसरा माध्यम सघन होगा। एक माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन। ये किसी माध्यम का विरल होना या सघन होना वो उसके अपवर्तनांक पर अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं इस प्रकार से कि जैसे आपको दौड़ने के लिए बोला जाए, शू पहन के बोला जाए कि आप दौड़ जाओ, तो रोड पर दौड़ने की आपका जो स्पीड होगा और कीचड़ में या फिर बालू में दौड़ने का जो स्पीड होगा, ये दोनों स्पीड अगर हम लोग देखा जाए कि इन दोनों स्पीड को मेजरमेंट किया जाए तो आपका रोड पर दौड़ा गया जो स्पीड है, रोड पर दौड़ने के समय आपका जो स्पीड है वो कीचड़ या बालू के स्पीड से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अधिक मिलेगा आपको, है ना। आपके एक्शन के जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन होगा वहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स भी आपको उतना ही के बराबर मिल जाएगा। लेकिन कीचड़ और बालू में नॉर्मल फोर्स थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आपके एक्शन का रिएक्शन होने में थोड़ा समय लगता है ना। इस चीज को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हुए हैं। तो वहां पे आपका स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों?
क्योंकि रोड जो है, रोड का जो मीडियम है वो आपके फेवरेबल है और कीचड़ और बालू का जो माध्यम है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो उसी प्रकार प्रकाश का भी जो वेग है वो हर माध्यम में अलग अलग होता है। वहां पे जो आपका जो फेवरेबल मीडियम था है ना, वो आपको रेसिस्टेंस तो है जगह, हर जगह फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हर जगह है, ठीक है, तभी आप दौड़ पा रहे हैं। तो एक जगह फ्रिक्शन कम होगा, एक जगह फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एक जगह फ्रिक्शन कम है, एक जगह फ्रिक्शन ज्यादा, मतलब ये एक हर्डल की तरह हम लोग मानते हैं। जहां पे हर्डल ज्यादा है मतलब वहां पे रुकावट कम, वहां पे रुकावट ज्यादा है, और जहां पे रुकावट कम है वहां पे आपकी स्पीड अधिक होगी। तो प्रकाश का भी किसी माध्यम में रुकावट ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और प्रकाश का प्रत्येक माध्यम में अलग अलग जो वेग होता है वो इसी अपवर्तनांक के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जिसका जितना अधिक अपवर्तनांक होगा वो माध्यम उतना ही सघन होगा और उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। प्रकाश के लिए सबसे विरल माध्यम जो है वो हम लोग निर्वात का मानते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, वह 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगभग में माना जाता है। इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे निर्वात में अपवर्तनांक का मान जो है सबसे कम होता है 1 के बराबर, उससे कुछ ज्यादा एयर का होता है 1.0003, जिसको लगभग में हम लोग 1 मानते हैं, और एयर को भी निर्वात के इक्विवेलेंट हम लोग मान के तो क्वेश्चन को जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कभी क्वेश्चन में एयर देता है और कभी वैक्यूम देता है, लेकिन दोनों में हम लोग एक ही वैल्यू 1 डाल के सॉल्व करते हैं। तो वो हो जाता है आपको अपवर्तनांक, जो कि किसी भी मीडियम में लाइट के स्पीड को क्लियरिफाई करता है कि हाँ इसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, ठीक है। और उसी से पता चलता है कि मीडियम रेयर है कि डेंसर है। अगर म्यू का वैल्यू कम होगा तो मीडियम रेयर होगा, अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा तो डेंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 माध्यम दे रहे हैं, एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं हम लोग μ2, जहां पे μ2 ग्रेटर देन μ1। μ2 क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटर देन μ1। तो μ2 ग्रेटर देन μ1 मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके तुलना में अधिक है। जब ये अधिक है तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, मतलब ये हो जाएगा आपका डेंसर, सघन। और ये जो है रेयरर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, कम है। विरल, ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार से गमन होता है। तो यहां पे देखते हैं, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे, आपतित किरण, क्या हो जाएगा, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण हो जाता है आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, ये हो गया आपतन। अब प्रकाश की किरण जब अपने जैसे ही ये माध्यम क्रॉस किया, ये तो दूसरा माध्यम था, μ1 वाला माध्यम था, ठीक है। अब जैसे ही मीडियम चेंज करके इस माध्यम में आएगा तो इसका एक्चुअल पाथ कैसा था, इसका जो एक्चुअल पाथ था वो था आपका
ये था, लेकिन माध्यम बदलते ही ये तुरंत क्या हो गया, अपना पथ से विचलित हो गया। इसका वास्तविक पथ ये था, उससे विचलित होके ये यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ये हो गया आर, ये क्या हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब ये देखिए, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो कोण बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश अपने वास्तविक पथ से जो जितना चेंज होता है, ये इतना ही चेंज ना हुआ, इतना चेंज हुआ। अब ये चेंज जो होता है, एंगल में जो चेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण, और इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण, और इसको डेल्टा से सूचित करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन कोण, और ये डेल्टा जो है ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम प्रकाश के अलग अलग माध्यमों में किस प्रकार से उसके वास्तविक पथ में परिवर्तन होता है, उन सब चीजों को देखेंगे, है ना। जैसे कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तब क्या होगा, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, तब क्या होगा, है ना। तो इस चीज को देखते हैं। ये देख लीजिए, हम लोग सघन माध्यम को इस तरह सॉलिड स्ट्रक्चर से और विरल माध्यम को खाली से डिनोट कर देते हैं, है ना। ये हो गया आपका μ2 और ये हो गया आपका μ1, मतलब ये रेयर मीडियम विरल माध्यम, और ये हो गया आपका डेंसर सघन माध्यम। अब रे का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि रे जो है किस प्रकार से बिहेव करता है जब वो अपना मीडियम चेंज करता है। ये आपके लिए हम लोगों ने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये क्या हो गया, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, अब प्रकाश जो है ये आई हो गया,
ये आई हो गया और ये हो गया आर। ये क्या हो गया आर। इसका वास्तविक पथ क्या था? इसका वास्तविक पथ था ये। अपने वास्तविक पथ से ये थोड़ा विचलित हो गया। इस कोण को हम लोग क्या बोले थे? डेल्टा। ये विचलन कोण है। तो वास्तविक पथ से देखिए, तो वास्तविक पथ से ये अभिलंब की ओर मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? मतलब प्रकाश, ये क्या विरल माध्यम है और ये क्या सघन माध्यम है। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए ये अभिलंब के वास्तविक पथ इसका ये था और यहां से ये किधर मुड़ गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। When light moves from rarer medium to denser medium, it bends towards the नॉर्मल। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गति करता है या बढ़ता है, वह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। यहां पे देखिए, तो अब देखिए कि यहां पे देखिए ये एक्चुअल पाथ था, तो ये अगर आई होगा तो ये भी तो आई होगा ना, लेकिन ये यहां पे नहीं जाके ये इधर आ जा रहा है। तो अगर हम लोग को इसका निकालना है मान, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा। अर्थात डेविएशन निकालने के लिए, इस डेविएशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो है पूरा का पूरा क्या है? आई है, पूरा का पूरा आई। इस आई में से इस आर को निकाल देंगे तो हमको डेल्टा मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ डेविएशन डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आई माइनस कितना? आर। क्या है एंगल ऑफ डेविएशन? तो अपवर्तन के बाद प्रकाश के वास्तविक पथ और नॉर्मल के प्रकाश के वास्तविक पथ और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका जब प्रकाश रेयरर से डेंसर की ओर गति कर रहा है तब करके, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश गतिशील होता है, गमन करता है, तब क्या होता है। तो ये हम लोग क्या कर दिए, एक सघन माध्यम बना लिए, एक सघन माध्यम हो गया, ये इंटरफेस हो गया।
ठीक है, यहां पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, ये आपतन बिंदु हो गया। अब इस आपतन बिंदु पर हम लोगों ने एक आपतित किरण ड्रॉ किया। ये क्या हो गया, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। उसके बाद देखिए, ये सघन माध्यम है, ये मीडियम 1 कौन सा है, डेंसर मीडियम, सघन। ठीक है, ये हो गया मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मीडियम 2 ये हो जाएगा आपका रेयर, विरल माध्यम, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा। अब देखिए कि जब प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, तो इसका जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ इसका ये वाला है, इसका एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन ये एक्चुअल पाथ से भटक के और अभिलंब से दूर चला जाता है। मतलब ये वास्तविक पथ से कहां चला गया, भटक के और दूर चला गया। तो अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। लेकिन अभी देखिए, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। इसको अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, आर। तो प्रकाश देखिए तो कितना डेविएट किया, प्रकाश जो है अपने वास्तविक पथ से इतना डेविएट किया, मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा, इतना दूर डेविएट कर, अपने वास्तविक पथ से इतना दूर ये डेविएट कर गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट जब डेंसर से रेयरर की ओर मूव करता है, अर्थात सघन से विरल माध्यम की ओर गति करता है, तो अभिलंब से दूर भागता है। When light goes to rarer medium from denser medium, it moves away from the normal। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, तो अभिलंब से दूर जाता है, दूर भागता है।
तो अगर हम लोग डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मान निकालना चाहें, इसका मान निकालना चाहें, तो इस पूरे में से इतने को घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर माइनस छोटा वाला जो, क्योंकि देखिए तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए आर माइनस क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस आर। ठीक है, तो ये हो जाता है जब ये सघन से विरल की ओर जाता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर मीडियम में लाइट के स्पीड को डिटरमाइन करता है, तो इसको नोट कीजिए। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के नियम को हम लोग समझेंगे कि अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अर्थात प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो उसके रिगार्डिंग कितने नियम जो है वो प्रकाश फॉलो करता है, कोई भी प्रकाश की किरण फॉलो करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, जाता है, तो उसका कौन कौन सा गुण परिवर्तित होता है और कौन कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य, अर्थात उसका स्पीड या वेलोसिटी बोलिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, तो लाइट का स्पीड और उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज कर जाता है। लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी अर्थात उसकी आवृत्ति, उसका फेज मतलब कला और उसका रंग अर्थात कलर परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है तो प्रकाश का आपतित किरण मतलब अपवर्तन के दौरान उसके आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अगला नियम जो है उसका कि किसी विशेष रंग के लिए, विशेष रंग इसलिए बोला जा रहा है कि देखिए कलर में हम लोग ले लेते हैं, एक कंपोजिट लाइट हो जाता है और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही हम लोग प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट के जितना जो भी बीम लिया जाएगा उस पूरे बीम का डेविएशन एक अनुसार होगा, एक अनुसार वो बिखरेगा, सॉरी बिखरेगा नहीं मतलब मुड़ेगा एक जैसे ही। अगर पहला रे ऐसे मुड़ा तो दूसरा रे भी ऐसे मुड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ये नियम किसी मोनोक्रोमेटिक या किसी कलर के लिए, ऐसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो किसी कलर के लिए लेते हैं, है ना। अगर कंपोजिट लाइट लेते हैं तो कंपोजिट लाइट से अगर कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो सब कलर का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो अपवर्तनांक होता है वो कलर पर भी निर्भर करता है। अलग अलग कलर के लिए अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जो तीसरा जो लॉ है आपका वो है कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही ये करते हैं कि किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट अर्थात किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। यह नियतांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। यह नियतांक अपवर्तनांक कहलाता है। इसको म्यू से सूचित करते हैं।
ये जो अपवर्तनांक होता है यह एक विमाहीन तथा मात्रकहीन भौतिक राशि होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग जो है नियम को नोट करते हैं, लिखते हैं। तो पहला नियम क्या बताता है कि प्रकाश का जो है अपवर्तन के दौरान उसके तरंगदैर्ध्य और वेग परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति, फेज अर्थात कला तथा रंग परिवर्तित नहीं होते। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फेज frequency and color of light do not change while wavelength and speed of light be changed। अपवर्तन के दौरान प्रकाश के कला, आवृत्ति तथा रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि उसका तरंगदैर्ध्य एवं चाल परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the point of incidence always be in सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तीसरा नियम जो है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। For any particular color, the ratio
ऑफ साइन एंगल ऑफ incidence and refraction always be a कांस्टेंट। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, which is refractive index of मीडियम। ठीक है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियत होता है, जो कि उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? म्यू, है ना। ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को म्यू से सूचित करते हैं। ये एक अनुपात होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये दो प्रकार का इसका पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक जो होता है एब्सोल्यूट अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसको आप लोग नोट कीजिए।